हेलो स्टूडेंट। हम अपने पास शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर है उसका नाम है जी हायर परचेज। बहुत ही हमारे पास जी आसान चैप्टरों में से एक है ये हमारे सिलेबस के अंदर। जी अपने पास समझना शुरू करते हैं कि असली में हायर परचेज का मतलब क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है जो हम अपने पास सीखेंगे। जो पहली 2-3 आपके लेक्चर्स रहेंगे वहां पर स्टूडेंट हम सिर्फ अपने पास कॉन्सेप्ट को सीखेंगे विद एग्जांपल्स। देन हम अपने पास क्वेश्चन सीखेंगे और फिर आगे और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, ठीक है ना। सो अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूं व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द टर्म हायर परचेज, हम अभी सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर मैं आपको नोट्स के थ्रू भी गो थ्रू करवाऊंगा। सो डोंट वरी। नाउ अगर मैं वर्ड देखूं माय डियर स्टूडेंट हायर परचेज, तो इसके अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक हायर और एक परचेज। तो बेटा हायर का मतलब क्या होता है सर? हायर का मतलब होता है कोई चीज बेसिकली रेंट पे लेना, कोई चीज को रेंटल बेसिकली चीज पे लेना, किश्तों पे लेना। आप कोई चीज किराए पे ले रहे हो तो बोल रहे यू हैव हायर्ड दैट थिंग। और परचेज का मतलब होता है कोई चीज को खरीदना, उसमें आपका मालिकाना हक आ जाता है, ओनरशिप आ जाती है। तो क्या ये दोनों टर्म्स आपस में एक्सक्लूसिव है? यस, बिल्कुल अलग अलग है। एक चीज को आप किराए पे ले रहे हो, एक चीज आप बेसिकली क्या ले रहे हो, किस्तों पे ले रहे हो, और एक चीज आप ओनरशिप है, खरीद रहे हो, ठीक है ना। यहां पर हम एक स्पेसिफिक काइंड की ट्रांजेक्शन को समझेंगे जहां पर उसे हम अपने पास हायर परचेज के अंदर डालते हैं। नाउ अगर मैं आप लोगों के साथ एक बेसिक से एग्जांपल से बात करूं इस चीज को समझने के लिए, मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है जी राम। नो मिस्टर राम एक गाड़ी खरीदना चाहता है। ऑब्वियसली देखा जी, गाड़ी तो हर कोई खरीदना चाहता है, एक अच्छी और बड़ी गाड़ी चाहता है, ठीक है ना। तो राम जो है गाड़ी खरीदना चाहता है और उसको जो है कार ऑडी पसंद आई। कौन सी गाड़ी पसंद आई? ऑडी गाड़ी पसंद आई ना। वो जाता है सुरेश ऑटोमोबाइल्स के पास। किसके पास जा रहा है? सुरेश ऑटोमोबाइल्स के पास ना। मेरे साथ सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा, कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी चीज की ना। सुरेश ऑटोमोबाइल्स कौन चलाता है? मिस्टर सुरेश है उसका मालिक, जो सुरेश ऑटोमोबाइल चलाता है, जो गाड़ियां बेचता है, ठीक है ना। नो यहां पर जो खरीदने के मॉडल है ऑब्वियसली वो अलग अलग आ रहे हैं। सबसे पहला आता है कि राम जब जाता है सुरेश ऑटोमोबाइल्स के पास, वहां सुरेश से मिलता है उसके स्टाफ से, तो वो कहते हैं जी ऑडी कार कितने की? वो कहता है जी जो आपको मॉडल पसंद है जी उसकी जो वैल्यू है वो तो 60 लाख रुपीज की है। वो कहता अच्छा 60 लाख रुपए की वैल्यू है। तो यहां पर अब अलग अलग चीज आई। सबसे पहले आता है राम पहले से ही बहुत अमीर है, उसके पास 60 लाख रुपए पड़े हैं, 60 लैक्स पड़े हैं। तो वो सारे के सारे पैसे दे देगा और गाड़ी उसकी हो जाएगी। तो ये अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल, जब हम परचेज की बात करते हैं तो बेटा परचेज जैसे दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा कैश परचेज और एक होती है बेटा क्रेडिट परचेज। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ये कैश में गुड्स को खरीद रहा है, कैश में अपने पास कार को खरीद रहा है, ऑडी कार को। तो 60 लाख रुपए उसने दिए और गाड़ी उसकी हो गई। सेकंड क्या है आपके पास? क्रेडिट परचेज। ना क्रेडिट परचेज क्या होती है? उधार पे आप गुड्स खरीद रहे हैं। उधार का मतलब क्या है? जो राम है जब वो सुरेश से मिलता है, तो राम और सुरेश तो बेटा बचपन के दोस्त है, वो आपस में अब इतने समय के बाद मिल रहे हैं। तो वो कहता है यार तू तो मेरा फ्रेंड है, कोई ऐसी बात नहीं, तू आज गाड़ी ले जा, तो मुझे पैसे ना 2-3 महीने बाद दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तू तो मेरा फ्रेंड है। तो वो कौन सी परचेज होगी? क्रेडिट परचेज होगी। तो मैंने क्या बोला? कैश परचेज के जब सारी पेमेंट आज ही कर दी। क्रेडिट परचेज के जहां पे आपने खरीद लिया गुड्स, जो बेसिकली आपके लिए चलो एसेट है, जो भी चीज आ रही, और आपने इसकी जो पेमेंट है वो 2-3 महीने के बाद कर दोगे, जो भी आपको क्रेडिट पीरियड उसने अलाउ किया। और तीसरा हमारे पास आ रहा है, राम कहता है जी मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। राम कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, वो ऑब्वियसली सुरेश को कोई जानता थोड़ा है। अब वो कहता है कि मैं आपको ना कुछ पेमेंट आज कर दूंगा, बाकी की ना मेरी क्या करिए इंस्टॉलमेंट्स बना दीजिए। मैंने क्या बोला? आपको आज मैं कुछ पेमेंट कर दूंगा और बाकी क्या आप मेरी क्या बना दीजिए? इंस्टॉलमेंट्स बना दीजिए। तो वो कहता है ऐसा करिए कि मैं ना आज आपको जो पेमेंट दे रहा हूं जिस इज काइंड ऑफ एडवांस, वो मैं एडवांस दे देता हूं आपको 10 लाख रुपए। मैं आपको एडवांस दे देता हूं 10 लाख रुपए और बाकी मैं आपको इंस्टॉलमेंट दे दूंगा। जो मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा वो 15-15 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट्स दूंगा। मैं आपको 15-15 लाख रुपए 4 साल में दे दूंगा। अब ये सवाल उठा, भाई ये तो जो टोटल में वो पेमेंट कर रहा है ऑब्वियसली वो लेट करेगा, वो एक एक साल के बाद बेटा इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। अब यहां पर जब वो एक एक साल के बाद पेमेंट्स कर रहा है तो आप खुद देख सकते हैं कि जो उसकी जेब से टोटल में पैसे जाएंगे ये बना 60।
अब जो उसकी जेब से टोटल में पैसे जाएंगे वो कितने जाएंगे बेटा, 70 लाख जाएंगे। तो सवाल ये उठा, गाड़ी तो आज जब मैं खरीदने गया तो 60 की थी, पर मैं क्योंकि पेमेंट जो है वो किश्तों में करूंगा, पेमेंट जो है किश्तों में करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरी जेब से पैसा ज्यादा जाएगा। तो वो जो ज्यादा पैसा जा रहा है वो अल्टीमेटली क्या है बेटा, बिल्कुल सही, आपके पास वो एक ऑब्वियसली एक तरीके का इंटरेस्ट कंपोनेंट है, क्योंकि आप पेमेंट लेट करोगे तो पार्टी ऑब्वियसली क्या चार्ज करेगी आपसे, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है ना। सो हमारे पास हमने इसी चीज को यहाँ पे समझना है। नाउ ये जो मॉडल आ रहा है इसमें एक्चुअली में बेटा दो प्रकार के मॉडल होते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया। एक होता है बेटा हायर परचेज मॉडल, एक होता है हायर परचेज मॉडल, और एक दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट परचेज मॉडल। मैंने क्या बोला, एक है हायर परचेज मॉडल और एक है इंस्टॉलमेंट परचेज मॉडल। अभी मैं इन सारी टर्म्स को आपको बताऊंगा इन्हें हम क्या क्या कहते हैं, सो डोंट वरी, अभी मेरे साथ सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। नाउ जैसे मैंने आपको कहा यहां पर हमने जो एग्जांपल लिया माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने कहा कि आपके पास 4 सालों में वो पेमेंट को करेगा। तो एक ईयर 1 है, एक ईयर 2, एक ईयर 3, एक ईयर 4। नौ हर साल के अंत में वो कितने कितने रुपए देगा बेटा, 15 लाख रुपीस पे करेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, इसके अंदर इंटरेस्ट भी, हम वो बाइफरकेशन सीखेंगे सब, डोंट वरी। नाउ ये हमारे पास फर्स्ट डे था। अब यहां पर जैसे मैंने आपको कहा दो प्रकार के मॉडल है, एक माय डियर स्टूडेंट है आपके पास हायर परचेज मॉडल, और दूसरा मॉडल है इंस्टॉलमेंट परचेज मॉडल। इंस्टॉलमेंट परचेज कह देते हैं या इंस्टॉलमेंट सेल भी कह देते हैं, इंस्टॉलमेंट परचेज या इंस्टॉलमेंट सेल। तो दो मॉडल आ रहे। नाउ हमारे पास यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब मैं गाड़ी लेके आई, इन दोनों मॉडल्स में फर्क क्या है। मैं गाड़ी को तो बेटा आज ही लिया है, ऑडी को जो राम है। अब सवाल ये उठता है क्या उसकी ओनरशिप, क्या उसकी ओनरशिप क्या मेरे पास फर्स्ट डे ही आ गई। तो यहां पे डिपेंड कर रहा है वो कौन सा मॉडल है। तो बेटा जो हायर परचेज मॉडल होता है ना, जो हायर परचेज है, वहां पे जो ओनरशिप है वो जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तब आती है। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि जो हायर परचेज मॉडल है वहां पे ओनरशिप कब आएगी, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। और इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होता है, ओनरशिप आज ही आ जाएगी जिस दिन वो एसेट को लेके आया। सो जैसे मैंने आपके सामने बोला, मेन जो पॉइंट है वो है हमारे पास दोनों में फर्क बेटा ओनरशिप को लेके। और ये सारी चीजें आपके पास नोट्स में अभी गिवन है, मैं सारा डिफरेंस बिटवीन वगैरह भी पढ़ाऊंगा अभी मेरे साथ, जैसे मैंने कहा समझेंगे। सो ओनरशिप इसमें कब आएगी, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। जबकि इंस्टॉलमेंट वाले में कब आ जाएगी बेटा, फर्स्ट डे आ जाएगी जिस दिन वो एसेट को लेके आए। तो दोनों में फर्क आ गया। जो हायर परचेज वाला मॉडल है वो एक्चुअली में हायर परचेज एक्ट के द्वारा गवर्नड है। जो इंस्टॉलमेंट परचेज मॉडल है वो नॉर्मल सेल ऑफ गुड एक्ट के द्वारा गवर्नड है। एक हायर परचेज एक्ट के द्वारा गवर्नड है, एक सेल ऑफ गुड एक्ट के द्वारा गवर्नड है। और एक जो मेन फर्क आता है, मैं वैसे बात कर रहा हूं। अब अगर आप मुझे सोच के बताइए कि मेरे पास मैं इंस्टॉलमेंट देनी है 4, अब मैं अगर चारों इंस्टॉलमेंट दे दूंगा तो मेरे पास ओनरशिप आएगी हायर परचेज मॉडल में। पर अगर मैं डिफॉल्ट कर देता हूं, अगर मैं डिफॉल्ट कर देता हूं स्टूडेंट, तो क्या होगा। तो सर अगर हम डिफॉल्ट कर देंगे, मतलब कि अगर हम कोई किस्त नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि जब हमारी उस एसेट की ओनरशिप ही नहीं है तो वो पार्टी आएगी सुरेश ऑटोमोबाइल और वो अपने एसेट को ले जाएगी, क्योंकि ओनरशिप तो मेरी है ही नहीं। मैंने क्या बोला, ओनरशिप कब आती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो। तो आपके पास जब आप डिफॉल्ट कर दोगे तो दूसरी पार्टी आएगी और वो एसेट को क्या कर देगी, रीपोजेस कर देगी। तो उसके पास क्या है, राइट टू रीपोजेस, ठीक है ना। सो राइट टू रीपोजेस आपके पास आ जाता है अगर आप डिफॉल्ट करते। हमारे पास हायर परचेज के अंदर तो मैंने कहा राइट टू पोजेस, पर इंस्टॉलमेंट परचेज के अंदर अगर डिफॉल्ट हो गया, अगर डिफॉल्ट हो गया तो वहां पर क्या करा जा सकता है, दैट इज राइट टू स्यू। क्या वो एसेट अपना वापस लेके जा सकता है, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि बेटा आपके पास जो है ओनरशिप तो आपके पास क्या आ गई थी, फर्स्ट डे आ गई थी। जब ओनरशिप फर्स्ट डे आ गई थी तो क्या वो अपने पास एसेट को वापस लेके जा सकता है, द आंसर इज नो।
जैसे मैंने आपको बताया बेटा, यहाँ पर देखिए दो मॉडल्स है, एक है हायर परचेज और एक है इंस्टॉलमेंट परचेज ना। दोनों में बेसिक फर्क है। जो बेसिक फर्क है मेन, जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि हायर परचेज के अंदर जो है ओनरशिप कब आती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है। जबकि इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या है, ओनरशिप आपके पास इमीडिएटली आ जाएगी। तो फिर अगर कल को डिफॉल्ट कर दिया, जैसे मैं एग्जांपल अपना राम और सुरेश ऑटोमोबाइल्स वाला ले रहा हूं, कल को अगर डिफॉल्ट कर दिया तो वहां पर हायर परचेज मॉडल के अंदर तो वो एसेट को बेसिकली क्या कर सकता है, राइट टू रीपोजेस है, वो वापस लेके जा सकता है। पर इंस्टॉलमेंट परचेज में तो वो कोर्ट के अंदर ही केस फाइल करेगा और वहीं से अपने पास जो है अपने पैसे अपने लेगा, क्योंकि एसेट की ओनरशिप तो बेसिकली राम के पास ही आ गई है। तो इफेक्टिवली सुरेश ऑटोमोबाइल्स जो है वो राइट टू स्यू ही कर सकता है, वो एसेट को वापस लेके नहीं जा सकता। देखिए हमारे लिए यहाँ पर अभी जो है इन टर्म्स को ही समझना जरूरी है। अभी मैं आपके पास सारे क्या क्या इनको कहते हैं वो हम सारी चीजें अभी समझेंगे। अभी मैं आपको बेसिक जो है आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि दोनों चीजों में मोटा मोटा जो बेसिक आपके पास डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है। तो हम अपने पास यही समझ रहे हैं, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट जो बेसिक फर्क आते हैं वो यही आते हैं। ओनरशिप आपके पास लास्ट जाएगी हायर परचेज में, बट आपके पास डिफॉल्ट करने पे राइट टू रिपोजेस है। इंस्टॉलमेंट परचेज में ओनरशिप आपके पास फर्स्ट डे आ जाएगी, तो अगर डिफॉल्ट करा तो राइट टू स्यू है। ठीक है ना, हमने अपने पास इतनी बात को अपने पास अभी तक के लिए जान रहे हैं। अभी जो हम अपने पास बेटा, मैं फिर से एग्जांपल पे चलता हूं, जो हम अपने पास एग्जांपल कर रहे थे, जो हम अपने पास एग्जांपल कर रहे थे उस पे अभी हम आते हैं। उसके अंदर में जैसे मैंने कहा बेटा, गाड़ी कितने रुपए की थी, वैसे 60 लाख रुपीज की। अगर मैं आउटराइटली आज खरीदता, अगर मैं आउटराइटली आज खरीदता तो कितने की पड़ती, 60 लाख की। इस वैल्यू को हम अपने पास जो बोलते हैं बेटा, बोलते हैं कैश प्राइस। हम इसको क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। जिस वैल्यू पे एसेट मुझे आज मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश प्राइस बोलते हैं। देन जितनी मैंने पेमेंट उसे आज करी एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट, उसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट जी। तो डाउन पेमेंट कितनी है, 10 लाख रुपए, जितने पैसे मैंने आज पे करे एग्रीमेंट एंटर करने के लिए। और बाकी जो है 15-15 लाख रुपए की वो क्या बन गई, इंस्टॉलमेंट्स बन गई। क्या बन गई, इंस्टॉलमेंट्स बन गई। पर जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स है, जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स है, क्या उसके अंदर ऑब्वियसली कोई कंपोनेंट इंक्लूडेड है, यस। वो क्या है, इंटरेस्ट बोल देते हैं आप उसे इंटरेस्ट कह देते हैं। वैसे टू बी प्रिसाइज हम वैसे हायर परचेज एग्रीमेंट में उसे हायर चार्जेस बोलते हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट में उसे हायर चार्जेस बोलते हैं, और इंस्टॉलमेंट परचेज में बेटा उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। पर हम अपने चैप्टर में यहां पर इवन हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन है वो सारे हायर परचेज से ही रिलेटेड होते हैं। ये सिर्फ एक आपके पास जो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज है डिफरेंस बिटवीन वगैरह कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है। पर हम अपने चैप्टर के अंदर यहाँ पर उस कंपोनेंट को हम इंटरेस्ट के लिए यूज कर लेते हैं। वैसे जो टेक्निकली वर्ड है दैट इज हायर चार्जेस इन केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट एंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट परचेज, बट हम उसे इंटरेस्ट के नाम से ही इस्तेमाल कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर। सो जैसे मैंने आपको कहा कि जो मैं टोटल पेमेंट करूंगा, ऑब्वियसली जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं उसके अंदर इंटरेस्ट भी है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी, जिसे आप हायर चार्जेस बोल सकते हैं। नाउ मेरी जेब से बेटा टोटल में पैसे कितने जा रहे बेटा, ओवर दी 4 ईयर 70 लाख। 10 लाख आज दिए, 15-15 लाख 4 बार दूंगा, तो टोटल गए 70 लाख। इस 70 लाख को हम नाम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं, हायर परचेज प्राइस। बेसिकली जितने पैसे मैं टोटल में पे करूंगा, और कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस का अगर मैं डिफरेंस ले लूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट क्या है, एसेट 60 का था पर मेरी जेब से टोटल में 70 जाएंगे ओवर 4 इयर्स। ठीक है ना, तो ये मेरा इंटरेस्ट आ गया जो मैं पे कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप वैसे भी सोचते बेटा, एसेट 60 का था, 60 में से मैंने 10 आज दे दिए, बचे 50 लाख, 50 लाख बचे। मैं 50 लाख के बदले कितने दे रहा हूं पार्टी को, मैं 15-15 लाख 4 बार दूंगा, टोटल में 60 दूंगा। तो बेटा 10 लाख का क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट आपके पास क्या बन गया, 70 लाख माइनस 60 लाख। अगर मैं टोटलिटी के नजरिए से देखूं तो 10 लाख, या आप 60 माइनस 50 बोल दीजिए। बात एक है कि जो बैलेंस बचा था 50, उसके बदले में 60 दे रहा हूं। क्या मैंने अभी तक एक बार भी आपको कहा ऐसा कि जो ये 15-15 लाख की इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर इंटरेस्ट बराबर है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ये 12.5 लाख प्लस 2.5 लाख का इंटरेस्ट है? आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपसे अभी बात नहीं कर रहा, हम वो सीखेंगे निकालना कि इंटरेस्ट वगैरह कैसे निकलते हैं, सारी बातचीत। पर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आपकी 15 लाख के इंस्टॉलमेंट के अंदर 12.5 लाख का बेसिकली एक तरीके से कैश प्राइस पोर्शन और 2.5 लाख का आपका इंटरेस्ट है, वो हम सीखेंगे निकालना।
अभी के लिए मैं आपके टोटलिटी की बात कर रहा हूँ, टोटलिटी की बात कर रहा हूँ। तो जिस प्राइस पे एसेट आज ही मिल रहा है उसे क्या बोल देते बेटा, कैश प्राइस। जो आपने आज एडवांस पे किया, एक तरीके का एग्रीमेंट एंटर करते हो, डाउन पेमेंट। जो बाकी आप पे करेंगे वो इंस्टॉलमेंट्स होगी, जिसके अंदर कैश प्राइस पोर्शन है, जिसे प्रिंसिपल पोर्शन भी कहते हैं, और बाकी इंटरेस्ट भी है, ठीक है ना। आपकी जेब से जो टोटल में पैसा जाएगा ओवर द पीरियड, उसे क्या बोलते थे, हायर परचेज प्राइस। अब हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है। देन जो हमारी पार्टीज है, जो बेटा ये खरीदार होता है, जो खरीद रहा है एसेट को, उसे हम बोलते हैं हायर परचेजर। हायर परचेजर, ये मैं जो आपको टर्म सिखा रहा हूं, ये टर्म्स बता रहा हूं इन केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। वैसे इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट में इसे नॉर्मल बायर बोल देते, देखो खरीदने वाले को बायर, बेचने वाले को सेलर। पर हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर में हम इसको खरीदने वाले को क्या बोलते हैं, जो एसेट लेके जा रहा है बेसिकली हायर परचेजर, और जो बेचने वाला है उसे हम बोल देते हैं हायर वेंडर। हायर वेंडर। तो हमने कुछ अभी वर्ड सीखे सिर्फ, खरीदने वाला हायर परचेजर, जो बेच रहा है उसे हायर वेंडर। जिस प्राइस पे एसेट आज, कैश प्राइस। जो आज पेमेंट करी, डाउन पेमेंट, बाकी इंस्टॉलमेंट बन गई, जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। जो टोटल मेरी जेब से जाएगा उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, हायर परचेज प्राइस। ये हमने सीखा। हमने कहा दो प्रकार के मॉडल है आपके पास, एक हायर परचेज और एक इंस्टॉलमेंट परचेज मॉडल। हाँ, जिसमें बेसिक फर्क क्या रहा है, ओनरशिप कब आ रही है। हायर परचेज में ओनरशिप कब आएगी, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। इंस्टॉलमेंट परचेज में कब आएगी, जब हम बेसिकली एसेट को आज ही ला रहे हैं। तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट में फर्क पड़ गया, ठीक है ना। नाउ बिफोर में आपको अथरेटिकल पार्ट हम अपने पास एक बार पढ़े, एक छोटी सी और चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बेटा मैंने जैसे आपको कहा कि हायर परचेज के अंदर, छोटा सा एक सवाल रेस कर रहे, हायर परचेज के अंदर ओनरशिप कब आएगी। सर अभी आपने बताया कि हायर परचेज के अंदर जो ओनरशिप है वो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पे आएगी बेटा, वो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पे आएगी। तो मेरा अगला सवाल ये आता है कि राम आज कार लेके आ गया ऑडी, उसने डाउन पेमेंट कर दी 10 लाख की, बाकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा। उसके पास लीगल ओनरशिप तो आएगी कब, जब वो चौथी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। बट माय क्वेश्चन टू यू इज क्या वो इस एसेट पे, कार पे डेप्रिसिएशन ले सकता है। मेनली कि वो मान लो उसका बिजनेस है और वो बिजनेस के अंदर उस एसेट को इस्तेमाल कर रहा है बेसिकली, तो क्या उस पे वो डेप्शन ले सकता है। क्यों मैं ऐसा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप आज तक हमेशा पढ़ते हैं बेटा कि जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ किसको मिलती है, ओनर को मिलती है। तो क्या राम ओनर है। देखो इंस्टॉलमेंट परचेज में तो आपको डाउट ही नहीं आएगा, क्योंकि वो ओनर फर्स्ट डे से बन जाता है। पर हायर परचेज मॉडल में फर्क आ गया, वो ओनर तो नहीं है, वो ओनर तो नहीं है, क्योंकि ओनर कब बनेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। तो सवाल ये उठा कि क्या उसे डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। तो द आंसर इज बेटा यस, द आंसर इज यस, बिकॉज ऑफ द फैक्ट जब हम अपने पास बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ते हैं, तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 आता है, जो है हमारे पास लीज अकाउंटिंग के बारे में बताता है। इसके बारे में, लीज अकाउंटिंग के बारे में जब हम इस स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं, मैं सिर्फ एक छोटा सा रेफरेंस दे रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, वो तो जब एएस करते हैं, जब भी आपके पास आता है मेनली इन और ग्रुप 2, तो हम वहां पे इसे बड़ा डिटेल में बात करते हैं। अभी के लिए मैं उसका एक रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आपकी नॉलेज के लिए। तो एएस 19 में पढ़ते हैं तो लीज, तो दो प्रकार की लीज होती है बेटा, एक होती है फाइनेंस लीज और एक होती है बेटा ऑपरेटिंग लीज। बेटा ऑपरेटिंग लीज जो होती है ना, वो होती है नॉर्मल किराएनामा एग्रीमेंट, नॉर्मल किराएनामा एग्रीमेंट। तो मान लीजिए मैंने जो बिल्डिंग ले रखी है वो किराए पे ले रखी है, ठीक है ना, मिस्टर एक्स से, तो मैं उसको हर महीने किराया दे रहा हूँ। ऑब्वियसली अब मैं टेनेंट हूँ, वो लैंडलॉर्ड है। तो एक नॉर्मल किराएनामा एग्रीमेंट है, वो एक ऑपरेटिंग लीज है, जिसमें ऑब्वियसली टेनेंट के लिए वो क्या, रेंटल एक्सपेंस है, और जो लैंडलॉर्ड है बेसिकली उसके लिए रेंटल इनकम है। तो ये तो एक नॉर्मल आपके पास रेंटल इनकम एंड रेंटल एक्सपेंस हो जाता है, नॉर्मल रेंटल इनकम एंड नॉर्मल रेंटल एक्सपेंस। बेसिकली रेंटल इनकम कौन रिकॉर्ड करता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, जो मालिक है, जो मालिक है बेसिकली। और रेंटल एक्सपेंस कौन रिकॉर्ड कर रहा है, टेनेंट। वैसे हम इसे नाम जब स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो हम उसे ओनर और बेसिकली बात कर लेते हैं, ओनर और लेसर बोल देते हैं, जिसको दिया जाता है उसे लेसी बोल देते हैं। जबकि जो फाइनेंस लीज होती है वो होती है जहां पे सब्सटेंशियली सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू ओनरशिप दूसरे पर्सन को दे दिए जाते हैं, फ्रॉम लेसर टू लेसी।
तो लेसर टू लेसी, बेसिकली लैंडलॉर्ड टू टेनेंट, क्या चलेंगे, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। तो यहां पर स्टैंडर्ड हमें कहता है कि आप लेसी को ओनर मान लीजिए, ओनर है नहीं वो, ओनर सिर्फ आपने कंसीडर करना है, प्रिज्यूम करा जा रहा है, और ये एसेट के ऊपर आपके पास डेप्रीसिएशन जो है वो क्लेम कर सकता है। प्रिज्यूम करा जा रहा है, माना जा रहा है आपके पास इसे मालिक, और एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, जबकि जो लेसर होता है ना वो अपने पास इसे सेल रिकॉर्ड करता है, जबकि जो लेसर है वो अपने पास इसे क्या रिकॉर्ड करता है, सेल रिकॉर्ड करता है। अब जो हमारे पास हायर परचेज जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके पास वन ऑफ दी आपके पास काइंड ऑफ अ फाइनेंस लीज है। हायर परचेज वन ऑफ द काइंड ऑफ फाइनेंस लीज है, जहां पर आपके पास, जैसे मैंने कहा, ओनरशिप आपके पास जो है फर्स्ट डे नहीं आ रही, वो लास्ट में आ रही है। ओनरशिप जो है वो फर्स्ट डे नहीं, लास्ट में आ रही है, पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज हमने अपने पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जो आपके पास है पार्टी, उसको हम अपने पास ओनर मांग लेंगे और उसे डेप्रिसिएशन अपने पास दे देंगे। तो मेरा मकसद ऑब्वियसली आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है, भाई अल्टीमेटली वो चीज का आ कहां से रहा है। तो ये हमें अपने पास जो बेटा रेफरेंस, ये आपके पास पता होना चाहिए, हमारे पास पता होना चाहिए कि ये बेसिकली कहां से ओरिजिनेशन हो रही है, ठीक है ना। तो मेरा जो सवाल था आपके सामने बेटा वो यही था कि यहां पे क्या डेप्रीसिएशन वो क्लेम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है फर्स्ट डे से। इंस्टॉलमेंट परचेज में तो कर ही सकता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, उसमें तो क्योंकि ओनर ही बन गया, यहाँ पे ओनर नहीं था पर फिर भी उसे बोला जा रहा है कि आप बेसिकली डेप्शन क्लेम कर सकते हो बिकॉज ऑफ एएस नंबर 19 आपके पास, क्योंकि ये फाइनेंस लीज के अंदर कवर होता है। क्या यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ आई? तो हमने कुछ टर्म्स को सीखा, मैंने आपको बेसिक चीज के बारे में एक बार के लिए बताया, और यहाँ पे भी ये वाली बात भी आपके सामने करी। नाउ इफ यू एक्चुअली वांट टू नोट डाउन द स्टूडेंट दिस थिंग्स, सो आप ना इस वीडियो को एक बार के लिए पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप अपने पास इस चीज को लिख सकते हैं। वैसे अभी मैं ये सारी चीजें आपके पास जो है नोट्स के अंदर आप लोगों को गो थ्रू करवा दूंगा। तो एक हमने अपने पास एक एग्जांपल से चीज कॉन्सेप्ट को समझा, देन हमने अपने पास ये दो मॉडल्स की बात करी जिसे मैं एक एक करके अभी डिफरेंस बिटवीन बताऊंगा, और एक मैंने आपको बताया कि ये जो हायर परचेज का मॉडल आ रहा है, इट इज फ्रॉम दी बैकग्राउंड ऑफ दी फाइनेंस लीज बेसिकली, जिसकी वजह से जो हमारे पास बेसिकली राम है एक तरीके से, जो हायर परचेजर है वो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। नाउ इफ आई कम टू दी नोट्स पार्ट, अगर हम नोट्स पे आते हैं तो यहां पर सबसे पहले क्या चीज लिखी हुई है, मीनिंग ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। तो अंडर द हायर परचेज सिस्टम द हायर परचेजर गेट्स पोजेशन ऑफ द गुड्स एट द आउटसेट, उसे पोजेशन तो आज आ जाएगा, पोजेशन तो आज आ जाएगा, बट कैन यूज भी कर सकता है वाइल पेइंग फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एज पर द एग्रीमेंट। तो जितना भी समय है, जान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल में 4 साल लिए थे। हाउएवर ओनरशिप जो है वो हायर वेंडर की ही होगी अंटिल द हायर परचेजर हैज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट, जब तक हायर परचेजर सारे इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर देता तब तक हायर वेंडर ही मालिक है, और जिस दिन वो सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर देगा उसके बाद मालिक कौन बन जाएगा, हायर परचेजर बेटा, ठीक है। नो टर्म्स क्या क्या यूज हो रही है, हायर वेंडर कौन है, जो एसेट दे रहा है, तो अ पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स along with its possession to the hire purchaser under a hire purchase agreement. Hire purchaser person who obtains the goods and the right to use the same from the hire vendor under an agreement. Cash price, जिस प्राइस पे एसेट आज ही मिल रहा है, दैट इज अमाउंट टू बी पेड बाय द बायर ऑन द आउटराइट परचेज इन कैश। अगर वो आज ही उसको खरीदता है तो कितनी का पड़ेगा, जैसे हमने लिया बेटा 60 लाख डाउन पेमेंट। The initial payment which is made to the hire vendor by the hire purchaser at the time of entering into agreement, जो इनिशियली पेमेंट कर रहा है एक तरीके का एडवांस, वो एग्रीमेंट एंटर करते हैं, जैसे एग्जांपल लिया था बेटा 10 लाख। देन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं बाकी, द अमाउंट अंडर विच द हायर परचेजर हैज टू पे आफ्टर रेगुलर इंटरवल में भी हाफ ईयरली ईयरली जैसे भी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है अप टू अ सर्टेन पीरियड एज स्पेसिफाइड टू ऑब्टेन द ओनरशिप ऑफ द एसेट परचेज अंडर एन एग्रीमेंट। इट कंप्राइजेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट बेसिकली, तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, प्रिंसिपल का भी, कैश प्राइस का भी, और एक इंटरेस्ट का भी। हायर परचेज प्राइस व्हाट इज दिस, जो टोटल पेमेंट कर रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स प्लस डाउन पेमेंट, टोटल उसकी जेब से पैसा कितना जा रहा है, द टोटल सम विच इज पेबल बाय द हायर परचेजर टू ऑब्टेन द ओनरशिप ऑफ द एसेट, इट कंप्राइजेज ऑफ कैश प्राइस एंड द इंटरेस्ट। तो बेसिकली जब मैं कैश प्राइस के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा
तो वो क्या बन गया, हायर परचेज प्राइस जी। ठीक है बेटा। देन कुछ फीचर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ये ऐसी चीजें जो क्वेश्चन बेसिकली आपके एग्जाम में बन के आ सकता है, थ्योरेटिकल पार्ट। ये एक फीचर्स है, एक फिर हमारा डिफरेंस बिटवीन है। जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने पास प्रैक्टिकल पार्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। तो फीचर्स में क्या है, सबसे पहले पोजेशन, द हायर वेंडर ट्रांसफर्स ओनली द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द हायर परचेजर इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तो बेसिकली पोजेशन उसके पास आ जाता है जिस दिन उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट्स, goods are delivered by the hire vendor on the condition that hire purchaser should pay the amount in the periodical installments, जो भी हाफ ईयरली ईयरली इंस्टॉलमेंट बनती है। डाउन पेमेंट, जो वो डाउन पेमेंट करता है दैट इज अमाउंट ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, एडवांस काइंड का। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ बेसिकली फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट कॉस्ट है, और बाकी क्या है वो कैपिटल पेमेंट, बेसिकली कैश प्राइस पोर्शन, बेसिकली जो प्रिंसिपल पोर्शन है, तो वो दोनों का मिला के है। ओनरशिप, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू पास टू द हायर परचेजर ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो ओनरशिप आएगी वो लास्ट इंस्टॉलमेंट देने पे आएगी। एंड एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन कन्फर्ड अपॉन हिम एग्रीमेंट, जो बेसिकली वो ऑप्शन एग्रीमेंट के अंदर दे रखा है कि वो उसको एक्सरसाइज कर रहा है, बेसिकली जब पेमेंट कर देगा आखिरी तो ऑब्वियसली उसके पास अपने पास ओनरशिप आ जाएगी। रीपोजेशन, ये मैंने क्या बोला था, अगर वो डिफॉल्ट कर देगा, पेमेंट नहीं करेगा, तो दूसरी पार्टी आएगी अपने एसेट को वापस लेके जा सकती है। तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इवन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, द हायर वेंडर हैज द राइट टू टेक द गुड्स बैक विदाउट मेकिंग एनी कॉम्पनसेशन। वो वापस नहीं करेगा कुछ, बट वो अपने एसेट को वापस लेके चला जाएगा, ठीक है ना। नाउ a small difference between, again of 4 marks, very popular question, even I will say from the examination point of view, जो आपका आ सकता है 4 to 5 मार्क्स का, उतने हम डिफरेंसेस लिख देते हैं। तो एक बार समझना शुरू करते हैं बेटा। हमारे पास दो है, एक हायर परचेज एग्रीमेंट है और एक बेटा है इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट। तो हमारे पास गवर्निंग एक्ट, ये गवर्न होता है हायर परचेज एक्ट 1972, इट इज गवर्न बाय सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। ये एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग कहलाया जाता है, ये एग्रीमेंट ऑफ सेल है। यहाँ पे पेमेंट, लास्ट पेमेंट के बाद ओनरशिप जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू रिमेंबर। देयर आर सर्टेन पॉइंट जो आपके पास जैसे आप लिखने जरूरी है एक बार के लिए जब वो डिफरेंस आए, तो ये एक मेजर पॉइंट है, ठीक है ना, जो मेजर बाइफर्केशन है दोनों में। और यहाँ पे टाइटल क्या चला जाता है, इमीडिएटली एज इन केस ऑफ अ नॉर्मल सेल। देन राइट टू रिटर्न द गुड्स, क्या वापस कर सकता है, हायरर मे रिटर्न द गुड्स विदाउट फर्दर पेमेंट एक्सेप्ट फॉर एक्रूड इंस्टॉलमेंट्स अनलेस सेलर डिफॉल्ट गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल। जनरली मतलब वहां पे रिटर्नेबल नहीं होते, ठीक है ना, यहाँ पे वो वापस कर सकता है बेसिकली, ठीक है ना। देन सेलर राइट टू रिपोजेस, द सेलर मे टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स इफ द हायरर इज इन डिफॉल्ट। जैसे मैंने कहा था, अगर डिफॉल्ट करेगा तो वापस ले जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है, ही कैन स्यू फॉर द प्राइस इफ द बायर इज इन डिफॉल्ट, ही कैन नॉट टेक द पोजेशन, वो वापस नहीं लेके जा सकता, पर वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो ये एक आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया टू रिमेंबर, जो मैंने दो लिखवाए थे आपको, ठीक है ना। देन right of disposal, hirer cannot hire out, sell, pledge or assign entitling transferee to retain possession as against the hire vendor। बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो हायर परचेजर है बेसिकली कि वो किसी और को एसेट बेच सके, क्योंकि वो खुद ही मालिक नहीं है, वो तो खुद एक तरीके का किराएदार है, एक बेसिकली लेसी है जिसको एसेट को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है और वो अभी पेमेंट्स कर रहा है। तो वो बेसिकली ना नॉर्मल सिनेरियो किसी और को आगे उसके हक नहीं ट्रांसफर कर सकता, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे जब एक बार मैंने गुड्स खरीद लिया बेटा, तो मेरी ओनरशिप है, मैं जो मर्जी करूं। सो बायर मे डिस्पोज ऑफ द गुड्स एंड गिव गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेज, वो किसी को भी दे सकते हो, आगे बेच सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो रीसेल कर दे, ठीक है ना, क्योंकि उसने खरीदे ही तोड़ना है, ओनरशिप तो अभी आई नहीं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क ऑफ लॉस, अगर कल को नुकसान हो जाता है तो हायरर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क ऑफ लॉस इफ ही हैज टेकन रीजनेबल प्रिकॉशन बिकॉज ओनरशिप पास ही नहीं। जब उसके पास ओनरशिप पास ही नहीं हुआ और उसने अगर रीजनेबल प्रिकॉशन ली है तो ऑब्वियसली वो जिम्मेवार है ही नहीं, वो ओनर ही नहीं है। जबकि यहाँ पर बायर ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिस्क ऑफ लॉस बेटा, बिकॉज ओनरशिप तो उसी की है। देन पार्टीज का नाम क्या क्या है, एक आसान सी चीज, यहाँ पे पार्टीज को बोलते हैं हायरर एंड हायर वेंडर। हायरर मतलब बेटा हायर परचेजर, हायरर मतलब हायर परचेजर, और यहाँ पे क्या होती है, बायर एंड सेलर। फिर कंपोनेंट जो कैश प्राइस के अलावा आप दे रहे हो इंस्टॉलमेंट के अंदर जुड़ा होता है, यहाँ क्या बोलते हैं, हायर चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस। बेसिकली हम वैसे अपने चैप्टर में प्राइमरीली इंटरेस्ट ही बोल देते हैं, पर टेक्निकली जो वर्ड एग्जैक्ट है वो बेटा हायर चार्जेस कहलाया जाता है, और यहाँ पे तो हम उसे बोलते ही क्या है, इंटरेस्ट ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो वर्ड्स है, हम अपने चैप्टर में चाहे अपने पास जब क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो हम अपने पास उसे क्या ही बोल देते हैं, इंटरेस्ट ही बोल देते हैं। बट जब आप डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बेटर है आप हायर चार्जेस और इंटरेस्ट करके ही लिखिए। सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस बिटवीन थे, बिटवीन द, जैसे मैंने कहा हायर परचेज
एन इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट, अ 4 मार्क टू 5 मार्क क्वेश्चन विच कैन एक्चुअली कम इन योर एग्जामिनेशन, और जितने मार्क्स का आएगा बेटा उतने पॉइंट्स अपने पास और डिस्टिंग्विशमेंट जरूर लिख के आए, ठीक है ना। नाउ ये मैंने बेटा एक आपके सामने एक चार्ट बनाया हुआ, एक समरी है जिसपे मैं आऊंगा आपके पास बाद में। हम अभी क्या करने जा रहे हैं, हम अभी अपने पास बेटा कुछ केसेस सीखने जा रहे हैं। नाउ दिस इज द हमारे पास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट विच इज नाउ कमिंग अप। नाउ मैंने अल्टीमेटली आपको बताया दो पार्टीज है, एक हायर परचेज एक हायर वेंडर। देखिए बेटा यहाँ पे जो हमने अकाउंटिंग सीखनी है वो बेसिकली हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीखनी है। इंस्टॉलमेंट परचेज एक सिर्फ डिफरेंस बिटवीन के लिए था, ठीक है ना। वैसे तो दोनों में अकाउंटिंग भी प्राइमरीली सेम ही रहती है, ऑब्वियसली दोनों में अगर हम बोले लीगली दोनों बातों में फर्क रहता है, ठीक है। तो मेनली हमारे पास हायर परचेज की बात आती है यहाँ पर, जहां पर हमने अपने पास चीजों को समझा, वर्ड समझे, हायर परचेजर, हायर वेंडर, कैश प्राइस, देर इज अ डाउन पेमेंट, देन देर इज अ काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट जिसके अंदर प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, वो सारी बातें हमने करी, ठीक है ना। नो मैं अकाउंटिंग तब तक नहीं आपको हम एग्जैक्टली डिटेल में सीख सकते जब तक हम ये ना जान जाए, जब तक हम ये ना जान जाए कि बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जा रही है उसके अंदर प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है। हमें वो बाइफर्केशन होना बड़ा जरूरी है बिफोर मैं आप लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखा सकूं कि भाई कैश प्राइस कितना है। कई बार हमें होगा कैश प्राइस नहीं दिया होगा, तो हमारे अभी कुछ समय, मान के चलिए 1-2 लेक्चर हमारे पास पूरे के पूरे सिर्फ इसी चीज को समझने में लग जाएंगे, अलग अलग केसेस के द्वारा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे पास उसी से समझेंगे हम लोग कि अल्टीमेटली जब तक ये सारी चीजें ना निकल जाए तब तक हम अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे हायर परचेजर और हायर वेंडर की किताब में। तो हमारे लिए अभी के लिए जो मेन फोकस है वो इस चीज को सीखना है बेटा, वो इस चीज को सीखना है बेटा। तो उसका समरी चार्ट मैंने पहले दिया हुआ है, मैं उस पर बाद में आऊंगा, सो डोंट वरी। अभी के लिए मैंने जो केसेस दे रखे हैं हम उस पर आते हैं। तो केस नंबर ए है कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन। बेसिकली दिस द बेसिक सिंपल केस जहां पे आपको कैश प्राइस भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है, सारी चीजें बड़ी क्लियरली गिवन है। हमें अपने पास ये बताना है इंटरेस्ट वगैरह कितना है बेटा, इंटरेस्ट वगैरह कितना है। तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास बेटा अलग अलग एग्जाम्पल्स है। हमारे एग्जाम्पल के अंदर कुछ मैं डिफरेंट आपके साथ बात करूंगा, तो मेरे साथ अभी प्रैक्टिकल पार्ट को हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 है, कैश प्राइस हमें दिया हुआ बेटा 10 लाख रुपए, 10 लाख। डाउन पेमेंट हमने करी 20%। बैलेंस 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है टुगेदर विद द इंटरेस्ट टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और इंटरेस्ट का रेट है 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब सालाना आपका इंटरेस्ट की बेसिकली बात हो रही है, ठीक है ना। हमें इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा ही आसान सा केस हो गया आपके पास बेटा। अगर मैं बोलूं कैश प्राइस टोटल कितना है बेटा, सर कैश प्राइस तो 10 लाख है, तो बेटा डाउन पेमेंट अगर मैं बोलूं 20%, ये 20% डाउन पेमेंट जो एडवांस दिया जा रहा है वो 20% किसका होगा, हमेशा कैश प्राइस का। भाई एसेट 10 लाख का आपको कहा गया, 10 लाख में से 20% आपने दे दिए तो कितने हो गए, 2 लाख रुपए हो गए। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस तो 8 लाख बचा, बैलेंस तो 8 लाख रुपए बचे। 10 लाख में से मैंने 20% आज ही दे दिया, 2 लाख रुपए बचे, 8 लाख रुपए। और इसको मैंने डिवाइड कैसे किया, इसको मैंने डिवाइड किया, हमने अपने पास बेटा 4 इक्वल बराबर हिस्सों में प्लस ऑब्वियसली इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया, जो मेरी इंस्टॉलमेंट है, बेसिकली जो मेरी इंस्टॉलमेंट है वो पता है कितने की होगी, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 तो है ही 2 लाख रुपए, प्लस जो भी इंटरेस्ट बनता है, प्लस जो भी इंटरेस्ट बनता है। क्योंकि मैंने क्या किया, 10 में से 2 लाख आज दे दिए, बचे 8 लाख, उसे 4 बराबर हिस्सों में प्लस इंटरेस्ट दूंगा, और इंटरेस्ट हमारा है 20% पर एनम। तो यहां पर मैं अगर बात करूं ईयर या इंस्टॉलमेंट, हम टेबल सा बना रहे हैं बेटा, बैलेंस आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख देता हूं, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, और फिर हमारे पास आएगा इंस्टॉलमेंट का फाइनल अमाउंट। अब बेटा हमने अपने पास ये बताना है कि आपके पास जो टोटल में 4 साल या 4 किस्तें आप कह दीजिए, एक ही बात है, यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट्स और सारी एनुअल है, हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हर साल के अंत में है। अगर मैं बोलूं आपका इंटरेस्ट बेटा किस पे लेगा, सर
इंटरेस्ट हमेशा लगता है, इंटरेस्ट हमेशा लगता है बेटा जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस होता है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है हमेशा इंटरेस्ट उस पे लगेगा बेटा। तो पहले साल का इंटरेस्ट किस पे लेगा बेटा, 10 में से 2 तो दे ही दिए थे उस दिन, तो बचा कितना 8 लाख रुपए, तो 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब एनुअल इंटरेस्ट है 20% है, तो 8 लाख का 20% कितना हो गया 1,60,000। सो मैं टोटल में कितना पे करूंगा पार्टी को, मैं टोटल में पे करूंगा 2 लाख का तो प्रिंसिपल और 1.6 लाख का इंटरेस्ट, तो टोटल हो गया 3,60,000। टोटल कितना हो गया 3,60,000 जो हम पार्टी को पे करेंगे जी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमने बोला कि आपका बेटा जो प्रिंसिपल है हमेशा इंटरेस्ट उसी पे लगना चाहिए। अब मैं बोलूं अगले साल का इंटरेस्ट किस पे लेगा बेटा, देखिए 8 लाख में से 2 लाख का प्रिंसिपल चला गया, आपने दे दिया पिछले साल, तो अब कितना बचा 6 लाख। वैसे अगले साल किस पे लगेगा 4 लाख पे, और फिर लास्ट ईयर 2 लाख पे। अब 6 लाख का 20% कितना हो गया जी 120, 4 लाख का 20% 80,000, और 2 लाख का 20% 40,000, ठीक है ना। सो अब मैं टोटल में कितना पे करूंगा 2 लाख प्लस 120 320, क्योंकि 2 लाख तो फिक्स दे रहा हूं ना प्रिंसिपल, बाकी इंटरेस्ट है। और फिर आ गया आपका 280, फिर आ गया 240। तो मेरा बेटा यानी कि मैं अगर देखूं इंटरेस्ट ना हमेशा मेरा कम होता जाता है, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रिंसिपल देते जाओगे इंटरेस्ट तो कम होता जाएगा, इंटरेस्ट हमेशा कम होता जाएगा जैसे जैसे आप प्रिंसिपल दोगे, तो इंटरेस्ट हमेशा हमारा क्या होता जाता है एक बार के लिए जैसे कम होता जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरा केस बड़ा आसान था, 10 लाख में से 20% मैंने दे दिए 2 लाख रुपए, बचे 8 लाख, उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा प्लस इंटरेस्ट जो है, और इंटरेस्ट कम होता गया क्योंकि जैसे जैसे प्रिंसिपल कम होता गया। बड़ा ही आसान सा केस था, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, देखते हैं 2 में क्या फर्क आएगा। कैश प्राइस है बेटा 10 लाख, डाउन पेमेंट 20%, सेम बात हो गई। बैलेंस 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है टुगेदर विद इंटरेस्ट टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो वही चीज आपकी 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है जो हमने देनी है विद इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, यहां तक बिल्कुल सेम है, पर कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये कुछ वर्ड आ गया जिसने हमें कोई चीज को बताना है समझाना है, कह रहा है जी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट बता दीजिए। तो अगर मैं एक बेसिक बात करूं बेटा, हमारा कैश प्राइस तो 10 लाख है, डाउन पेमेंट 20% के हिसाब से 2 लाख है, तो बैलेंस जो हमारे पास कैश प्राइस बचा वो 8 लाख हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब हमने इंस्टॉलमेंट जो देनी है वो साल के अंत में ही देनी है, इंस्टॉलमेंट जो देनी है वो तो साल के अंत में ही देनी है, पर हमारे इंटरेस्ट की कुछ कंपाउंडिंग हो रही है। ये क्या मतलब हुआ जो हमारी इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग हो रही है, बेटा बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, बात समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, कि जब मैं पहले साल का इंटरेस्ट निकालूंगा तो हम ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट को 2 बार निकालना है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का, और इसे नोट ना करें अभी मेरे साथ सिर्फ समझे, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का जब मैं निकालूंगा तो आप बोलेंगे सर ऐसा करिए 8 लाख रुपए 20% 6 महीने, क्योंकि 6 महीने का निकालूंगा तो टोटल कितना बन गया आपके पास एक तरीके से 80,000। और फिर मैं निकालूंगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का। अब जब नेक्स्ट 6 मंथ्स का निकालूंगा बेटा, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का मतलब ही क्या है, उसका मतलब ये है एक्चुअली में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हमने 6 महीने का तक का निकाला, अब उसके बाद जो बैलेंस टोटल हो गया विद इंटरेस्ट उस पे इंटरेस्ट लगेगा आगे का। सो मेरा जो वैल्यू हो गई टोटल 8 लाख तो देना ही था, प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया 80, तो टोटल वैल्यू होगी 8,80,000, टोटल वैल्यू होगी 8,80,000, उसका 20% फॉर 6 मंथ्स, ये बन गया 88,000। सो आपका टोटल इंटरेस्ट बेटा बन गया एक बार के लिए 1,68,000। टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया 168। नाउ यानी कि बेटा मुझे अपने पास करना क्या पड़ेगा कि जो मेरे पास चारों साल है मुझे हर साल का 2-2 बार निकालना पड़ेगा, 6 महीने का फिर 6 महीने का वैल्यू ऐड करके,
इसमें क्या आपका समय ज्यादा नहीं खराब हो जाएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल हमारा समय ज्यादा खराब हो जाएगा। क्या इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? हाँ जी, अब सोचते हैं। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए कि आपका जो कैश प्राइस है ओपनिंग वो 100 रुपए है, वो 100 रुपए है। तो अगर वो 100 रुपए कैश प्राइस है तो यानी कि जो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा वो 100 रुपए पे 20% रेट है। वो 6 महीने का कितना बना? 10 रुपए। और फिर नेक्स्ट 6 मंथ का क्या होगा? कितने पे लगेगा? कितने पे लगेगा? 110 पे, 110 पे, 100 में 10 ऐड हो गया ना, इंटरेस्ट जो 6 महीने का था, पे 20% 6 महीने का, तो ये कितना हो गया? 11 रुपीज। तो बेटा टोटल हो गया 21 रुपीज, टोटल हो गया 21 रुपीज। तो यानी कि बेटा अगर आप अपने पास देखते हैं, मैं समझा क्या रहा हूं कि अगर आपके पास ओपनिंग कैश प्राइस 100 रुपए है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो एक तरीके से 21 रुपीज हो गया, 21 रुपीज हो गया। सो हमारे पास अगर ओपनिंग में आपके पास 100 रुपीज है तो आपके पास 21 रुपीज आपका क्या बन गया? आपके पास इंटरेस्ट पूरे साल का बन गया, ठीक है ना, जो कि 20% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली के हिसाब से आपके साथ है। तो इसे हम पता है अपने पास एक और नाम बोलते हैं, इसे हम अपने पास बोलते हैं बेटा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा कितना हो गया? 21% पर एनम। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया? 21% पर एनम। मतलब कि अगर इंटरेस्ट मेरा 20% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, इट इज एज गुड एज 21%। तो मैं अपना डायरेक्ट 100 रुपए के ऊपर अगर इंटरेस्ट जानू तो 21 रुपए, इससे मेरा टाइम बच जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप अपना चेक भी करना चाहते हो, आप चेक कर सकते हो कि अगर आप बेटा 8 लाख के ऊपर अपने पास 21% डायरेक्ट इंटरेस्ट लगाएंगे तो 1,68,000 आएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। 8 लाख का 21% अगर आप करेंगे तो सीधा 168 आ जाएगा। तो इससे हमारा डियर हमारे पास टाइम सेव हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा? टाइम सेव हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और हो सकता है आपने मैथ्स वगैरह में भी अपने पास कभी इस चीज को अपने पास सुना हो। सो इट इज नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप बार बार निकालने की बजाय दो दो बार करेंगे, उसकी बजाय आपने पूरे साल का एक इफेक्टिव रेट निकाल लिया। आपने अपने पास बस ये 100 वाला जो मैंने समझाया जिससे 21% ही निकालना है, ये वाले पार्ट को अपने पास नोट कर लो, कैश प्राइस 100 और ये दो बार निकालते हुए 21। तो ये अपने पास जरूर नोट कर लेंगे बिफोर हम अपने पास अभी एग्जाम्पल पे चले अपने पास। तो ये मेन हमारे पास यहाँ पे चीज है डायरेक्ट रेट निकालना। अब हम क्या करेंगे? अपने पास हम सीधा जो प्रिंसिपल अमाउंट होंगे आउटस्टैंडिंग उस पर डायरेक्टली 21% लगा देंगे, और जिससे हमारा क्या होगा? टाइम सेव हो जाएगा। इससे हमारा क्या होगा? टाइम सेव हो जाएगा। तो अपने पास इस पार्ट को नोट अब अपने पास कर लीजिए। और अब हम अपने पास क्या करते हैं, हमने ये बात को समझ लिया अच्छे से। अब हम अपने पास चलते हैं अपने पास एग्जाम्पल पे, और वहां पे अब हम अपने पास निकालना शुरू करते हैं इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट जी, ठीक है ना। तो ये अपने पास जो है हम अब चलते हैं अपने पास एग्जाम्पल पे जी। हमने अपना बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले एग्जाम्पल की तरह वो टेबल बना लेना अपना। तो हमारे पास क्या था? ईयर ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट नंबर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंटरेस्ट है 21% और इंस्टॉलमेंट टोटल में कितना दे रहा हूँ। तो हमारे पास टोटल में कितनी किस्त है बेटा? 4। कितनी है? 4। तो 8 लाख पहले साल लगना है इंटरेस्ट 8 लाख पे, फिर 6 लाख पे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो बचा 8 लाख था उसे हमने 4 बराबर अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया विद इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। 4 लाख और 2 लाख, 21% लगाना है। तो 8 लाख का 21% तो 168 था। 6 लाख का 21% 1,26,000। 4 लाख का 21% 84,000। और 2 लाख का 21% 42,000। ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ गया। तो टोटल में इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 2 लाख प्लस 1.68 लाख। 2 लाख तो देना ही है प्रिंसिपल का, प्लस 168 इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो गया? 368। ये हो गया 326। ये हो गया 284। और ये हो गया 242।
क्या हमने इस एग्जाम्पल में कुछ नया सीखा? यस, हमने नई बात बेटा ये करी सिर्फ एक कि आपके इंटरेस्ट की ना यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली। जो मेन फर्क आ रहा था वो कम इंटरेस्ट 20% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, जिसकी वजह से हुआ क्या, हमें दो दो बार निकालने की बजाय, जैसे मैंने आपको समझाया, हमने क्या किया, एक ऐसा रेट निकाल लिया, एक ऐसा रेट पता कर लिया कि मैं सीधा ही कितना लगाऊं कि पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाए। तो हमने 100 लेके समझ लिया वो, तो 21% आ गया। ये वाली चीज हमें अपने पास दिखानी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आपके पास दिखानी जरूरी है। पहले वाला तो मैंने एक सिर्फ समझाया कि अगर वैसे निकालते हो तो लंबा कितना होता है, समय कितना लगता है, तो हमने एक ही रेट निकाल दिया, ठीक है ना। तो हमें ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। एंड डोंट वरी बेटा, देखो चीजें ना जब नई होती है तो उसे ना एब्जॉर्ब होने में समय लगता है, पर ओवर दी प्रैक्टिस, ओवर दी रिवीजन हमें ये चीजें सारी समझ आ जाएगी। तो अब चलते अगले पे और फर्क देखते क्या है, आसान है। कैश प्राइस है 10 लाख रुपए, डाउन पेमेंट है 20%, बैलेंस 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है टुगेदर विद इंटरेस्ट टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट देनी है हमने, वो बेटा वो हमने क्या देनी है, हर आधे साल बाद देनी है, 6 महीने के बाद देनी है। और इंटरेस्ट रेट क्या है, 20% पर एनम। तो इफेक्टिवली अब 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इफेक्टिवली 6 महीने का इंटरेस्ट लेगा। तो कुछ फैक्ट तो सेम है, जैसे कि कैश प्राइस हमारे पास कितना है बेटा, 10 लाख, डाउन पेमेंट कितनी है हमारे पास, 20% के हिसाब से 2 लाख, तो जो बैलेंस है वो 8 लाख है। और 8 लाख को हमने डिवाइड बाय 4 करके 2-2 लाख कर दिया। पर अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो देंगे वो हर आधे साल बाद देंगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, मैंने ईयर का कॉलम अलग बना दिया और इंस्टॉलमेंट नंबर का कॉलम अलग बना दिया, ताकि हमें क्लियर हो जाएगा। अभी देखना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट अमाउंट बेसिकली। और ये जो मैं आपका ऐसे टेबल वगैरह बना रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि कोई ये फिक्स फॉर्मेट है डियर, आगे भी जाके चीज आएगी, वो हमने अपनी कन्वीनियंस के बनाए जिससे हमारी कंप्यूटेशन आसान हो जाए। और ये केसेस सीखने जरूरी है बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द मेन अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो अब मेरे पास जो ईयर है वो बेटा इंस्टॉलमेंट, जैसे मैं बोलूँ पहले, इंस्टॉलमेंट हमारी 4 है, पर हमारे जो ईयर है बेटा वो 2 ही है, क्योंकि हम किस्त हर 6-6 महीने के बाद दे रहे हैं। तो मेरा एक पहला साल है और एक मेरा दूसरा साल है, क्योंकि मैं किस्त हर 6 महीने बाद दे रहा हूँ। तो पहले साल में कब दूंगा, 6 महीने बाद, फिर एंड ऑफ द ईयर, फिर अगले साल 6 महीने बाद और एंड ऑफ द ईयर, इसलिए साल 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर किस्तें तो 4 ही है, इंस्टॉलमेंट्स तो 4 ही है। तो जो इंटरेस्ट लगना है वो किस पे लगना है, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। अब जो पहले साल का इंटरेस्ट लेगा वो किस पे लेगा, 8 लाख पे 20%, 6 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद क्या, तो 6 महीने बेटा, पी इंटू आर इंटू टी है, सिंपल सी बात है। तो ये इंटरेस्ट कितना बन गया, 80,000। कैन आई से, वैसे ही कैन आई से, आपके पास बेटा 20% अगर पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो आधे साल का आपका 10% हो गया ना एक बार के लिए, एक तरीके से 20% पूरे साल का इंटरेस्ट है, आधे साल का 10 हो गया, तो डायरेक्टली हो गया। तो ये बड़ा आसान हो गया, ये 60,000 आ जाएगा, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया। और जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है बेटा, 2 लाख जो प्रिंसिपल देना था प्लस जो इंटरेस्ट बनता है, तो वो कितना कितना है, 2 लाख प्लस 80 280, 2 लाख प्लस 60 260, 2 लाख प्लस 40 240 और 2 लाख प्लस 20 220। ठीक है जी। सो ये देखिए हमारे पास केस कितना आसान हो गया। देखिए पहला केस नॉर्मल था, थर्ड केस भी नॉर्मल है, इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है, पर पहले और थर्ड केस में इंस्टॉलमेंट के अमाउंट कम हो गया बेटा, इंटरेस्ट कम हो गया। क्यों बेटा, एक जगह 4 सालों तक पेमेंट दूंगा, इंटरेस्ट पूरे पूरे साल का लग रहा है, एक जगह इंटरेस्ट 6-6 महीने का लग रहा है, तो बेटा इंटरेस्ट तो कम हो ही जाएगा ना, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। और सेकंड जो एग्जांपल था वहां पे बस कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की वजह से हमने एक चीज सीखी कि उससे फर्क क्या पड़ रहा है, कि वहां एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अपने पास निकाला, ठीक है ना। नाउ अगला देखते हैं हम अपने पास एग्जाम्पल जी। कैश प्राइस 60,000 है, डाउन पेमेंट 15,000 इन अमाउंट दे दी,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। बैलेंस 3 इंस्टॉलमेंट्स है ऑफ 15,000 ईच। बैलेंस 3 इंस्टॉलमेंट्स है हमारे पास 15,000 की। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर मैं यहां पे बेटा आपसे कहूं, देखिए कैश प्राइस है 60, डाउन पेमेंट है 15, तो बैलेंस कितना हो गया 45। अब उसने मुझे कहा इंटरेस्ट तो दिया, इंस्टॉलमेंट्स 15,000 की 3 है, समझने की कोशिश करिए। तो बेटा 15,000 इंटू 3 तो 45 ही हो गया। तो ये और ये वाले तो मैच ही कर गई। तो यानी कि मुझे बताओ क्या इस 15,000 के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? क्या इस 15,000 के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने 60 के बाद 15 दे दिए तो 45 बचे। मैं कह रहा हूं मैं 15,000 3 बार दे रहा, मतलब क्वेश्चन में ऐसी बात बोल रहा है। देखो अगर 16,000 17,000 कुछ लिख रहा होता बात अलग होती। यहां कह रहा है 15,000 3 बार है, तो बेटा यानी कि ये भी अमाउंट 45 बन गया। तो इसके अंदर तो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ ही नहीं है, यानी कि दीज आर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ। तो ये हमने अपना पहला एग्जांपल किया एक तरीके से बिल्कुल उसी टाइप का हो गया। ये बिल्कुल उसी टाइप का हो गया क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ ही नहीं है आपके पास। तो इफेक्टिवली मेरे लिए बहुत आसान हो गया यहां पर भी। क्या हो गया? बहुत आसान हो गया यहां पर भी, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट अब डायरेक्टली पता करना है। तो मैं क्या इंस्टॉलमेंट सच में 15 के दूंगा? नहीं बेटा, 15,000 जो है वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ फिर प्रिंसिपल पोर्शन हो गया, मतलब कि कैश प्राइस पोर्शन हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल पोर्शन हो गया, कैश प्राइस पोर्शन, मतलब ये विदाउट इंटरेस्ट है, ये विदाउट इंटरेस्ट है। तो यहां पर अगर हम देखें मेरे पास ईयर या इंस्टॉलमेंट नंबर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। सो यहां पर हम अगर देखें ईयर हमारे पास बेटा कितने हैं? 3। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेरे पास अगर मैं देखूं हमारे पास बेटा 60 में से हमने 15 दे दिए उसी दिन। कितने बचे बेटा? 60 में से 15 दे दिए, कितने बचे? 45। तो पहले साल का इंटरेस्ट तो 45 पे लगेगा, पहले साल का इंटरेस्ट तो 45 पे लगेगा। फिर हमने 15 और दिए तो कितना बच गया? 30 प्रिंसिपल की। बेटा एक चीज हमेशा याद रखेंगे, इंटरेस्ट हमेशा जो लगता है वो बैलेंस प्रिंसिपल पे लगता है। इंटरेस्ट जो हमेशा लगता है वो बैलेंस प्रिंसिपल पे लगता है। फिर आ गया कितना? 15। तो इंटरेस्ट हमारा रेट कितना है बेटा? 5%। तो सिंपली टू से 45,000 इंटू आपके पास 5%। अब बेटा कुछ नहीं लिखा तो हम यही मान रहे हैं इंस्टॉलमेंट एनुअल है। देखिए क्योंकि अगर हाफ ईयरली होती तो 6 महीने का लगता, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमारे लिए वो एनुअली है। हाफ ईयरली इज अ स्पेसिफिक थिंग। आप बोल सकते हैं कि सर पिछले एग्जांपल्स में ना एनुअल लिखा था, यहाँ लिखा नहीं है एनुअल है कि इंस्टॉलमेंट, तो हमारे लिए हमेशा फिर वो एनुअल है। तो ये बन गया 2250 5%। फिर अगले साल का 30,000 इंटू 5% 1500। फिर 15,000 का 5% 750। तो ये हो गया 15,000 प्लस 2250 17,250। ये 15,000 प्लस 1500 16,500, ये 15,750। तो इससे आपके पास खत्म हो जाएगा ये। तो आप समझने की अब देखिए कोशिश करिए, हमारा अभी तक हर केस में अभी तक जितने भी चारों एग्जांपल्स करे वहां पे अब प्रिंसिपल सेम है, तो बड़ा आसान हो जाता है। आपने सीधा टेबल बनाया, इंटरेस्ट निकाला और टोटल अमाउंट बता दिया इंस्टॉलमेंट का कितना है। यहाँ पर इंटरेस्ट इसके अंदर जुड़ा हुआ ही नहीं था बेटा,
क्योंकि 45 है, 45 को डिवाइड बाय 3 किया, 15,000 आ गया, बात ही खत्म होगी, बाकी आपका इंटरेस्ट अलग से जा रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह हो गया, ठीक है ना। ये हमने बात करी 4 एग्जांपल्स को लेके इससे रिलेटेड। अब हमारा अगला केस में हम अपने पास समझते इससे अलग चीज। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अभी तो क्वेश्चंस बड़ी देर में शुरू होने हैं, हमारे लिए केसेस को समझना जरूरी है और इसको हम अपने पास रिवाइज करेंगे, सो डोंट वरी आगे जाके भी, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ रहा है एग्जांपल नंबर 5, जो कि केस बी में आ रहा है बेटा। कैश प्राइस और इंटरेस्ट रेट गिवन है और इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं जरा। कैश प्राइस है 37,500, डाउन पेमेंट है बेटा 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, बैलेंस 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 7,500 ईच। बताइए इंटरेस्ट हर साल का हमें बताना है। नाउ कैश प्राइस इज 37,500, डाउन पेमेंट शॉर्ट में हम डीपी लिख देते हैं, जैसे 5,000 हो गया, तो बैलेंस कितना बचा बेटा 32,500 सर। इंटरेस्ट तो हमें रेट दे रखा है, इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो 7,500 की 5 दे रखी है, और 7,500 इंटू 5 कितना हो गया बेटा 37,500। तो मुझे सोच के बताइए, सोचकर बताइए, क्या 7,500 के इंस्टॉलमेंट के अंदर माय डियर स्टूडेंट इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? क्या 7,500 की इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? सर बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने देने थे 32,500 बैलेंस, देने थे 32,500 बैलेंस, पर आपके पास इंस्टॉलमेंट कितने बन रही है टोटल मिला के 37,500। इन दोनों का डिफरेंस ही तो टोटल इंटरेस्ट हो गया, जो कि 5,000 हो गया, जो कि 5,000 हो गया। तो हमारे पास टोटल में जो इंटरेस्ट है वो 5,000 है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, वैसे सोच के बताना, कि सर जो 7,500 की इंस्टॉलमेंट है ना, वो 6,500 प्लस 1,000 होगी? आपकी बात वैसे प्रूव हो जाएगी उस केस के अंदर कि देखिए 6,500 इंटू 5 करेंगे 32,500 बन गया, प्रिंसिपल खत्म। 1,000 रुपए का इंटरेस्ट 5 बार आया, 5,000 का इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट तो 5,000 है। क्या बात वो सही होगी? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट हमेशा कम होगा ही होगा। मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट हमें, बिकॉज बेटा जैसे जैसे आप प्रिंसिपल दे ही जाओगे, जैसे जैसे आप प्रिंसिपल की पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट तो कम होता जाएगा। तो इंटरेस्ट ने तो हमेशा ही कम होना है, इंटरेस्ट ने तो हमेशा ही कम होना है। यहां पर हमारे पास क्या हुआ, अब हमें ये जानना है कि कितना है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, इसको हम ना नाम दे देते हैं फॉरवर्ड टेबल के नाम से। मैंने क्या बोला? एक फॉरवर्ड टेबल के नाम से। तो वो हम अपने पास कॉलम्स बनाते हैं, एक बार सीख लेते हैं। और मैंने जैसे कहा, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप टेबल फॉर्म से करें, हमें तो अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है, बट टेबल से आपके पास ना क्लैरिटी आ जाती है। तो मेरे कॉलम्स आ गए, जैसे कि ईयर ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट नंबर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 5% पर एनम, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड। अभी बेटा मैं देखने में थोड़ा सा ना अजीब लगता है, क्योंकि पहली बार है ना, जैसे ऐसे वैल्यूज को डालूंगा आप देखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हमारे पास टोटल में 5 इंस्टॉलमेंट्स है। अब मेरे को सोचकर बताइए, पहली बार का इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा, पहले साल का इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा? बेटा जैसे मैंने कहा था, इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस प्रिंसिपल पे लगता है। 37,500 में से 5,000 तो उसी दिन दिए, बचे कितने? 32,500। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 32,500। अब 32,500 के ऊपर 5% इंटरेस्ट है इस साल का, तो 32,500 पे 5% इंटरेस्ट बन गया 1625। 1625 आपका इंटरेस्ट बन गया, ठीक है ना। पर मैं साल के अंत में
कितने रुपीस दे रहा हूँ? 7500। भाई मैं तो साल के अंत में 7500 दे रहा हूँ। अब 7500 के अंदर क्या इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? यस, ये तो हम पहले ही क्रॉस चेक कर गए थे। अब 7500 के अंदर कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है बेटा? 7500 के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है 1625। तो यानी कि आप कितना प्रिंसिपल दे रहे हैं इस साल, कितना कैश प्राइस पोर्शन दे रहे हैं? डिफरेंस विच इज 5875। तो अगर आपने जो ईयर एंड पे 7500 दिए उसके अंदर 5875 का प्रिंसिपल चला गया, तो भाई बचा हुआ प्रिंसिपल कितना है? जो आ जाएगा 5875 माइनस 32,500, 26625, 26625। तो मैं अगर इनको नाम दूं बेटा, मान लीजिए कॉलम नंबर ए है, ये कॉलम नंबर बी है, सी जो है वो है बी इंटू 5%, इसे कॉलम नंबर डी दे देते, इसे ई दे दिया। जो ई है वो एक्चुअली डी माइनस सी है, और ये लास्ट हो गया एफ मान लीजिए, ये हो गया बी माइनस ई। वैसे जो कॉलम नंबर ई है वो कंपलसरी नहीं है बनाना हमारे लिए, उसको निकालने का दूसरा भी तरीका था आपके पास कि आप सीधा बोल सकते थे आउटस्टैंडिंग इतना है, इतना इंटरेस्ट का भी देना है तो ऐड कर दो, माइनस 7500 कर दो, सीधा ही आ जाएगा। पर हम बहुत बारीकी से समझा रहा हूं मैं आपको भी, बहुत बारीकी से हम एक एक चीज को बड़ा क्लियरली अपने पास निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये कितना बन गया 26625 आपके पास जो आया, ठीक है ना। तो अब 26625 के ऊपर 5% इंटरेस्ट, हम इसे बेटा हमेशा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी पे लिख देते हैं, तो हम डेसिमल्स में नहीं जाते। तो कितना बन गया 1331, वैसे 1331.25 है तो 1331 लिखे, 7500 आ गया, ये तो फिक्स ही है। तो 7500 माइनस 1331, 6169। तो 26625 माइनस 6169, 20456। फिर क्या आया 20456, उस पे लगेगा अगले साल का इंटरेस्ट 5%, 1022.8 तो 1023, 7500 दिए, उसके अंदर 1023 का इंटरेस्ट है, तो बाकी प्रिंसिपल हो गया 6477 का, 6477 का डियर। तो 20456 के अंदर 6477 का क्या है हमारा प्रिंसिपल है जो इस साल का था, तो कितना बैलेंस बच गया 13979। तो ये आया 13979, उसके ऊपर 5%, 698.95, दैट इज 699, कितना दिया 7500। तो 7500 के अंदर 699 इंटरेस्ट, तो कितना आ गया प्रिंसिपल 6801, 6801 माइनस 13979, कितना बच गया 7178, जो लास्ट ईयर है। यहाँ पे थोड़ा सा आराम से करते हैं हम, 7178, 7178 का 5% आप करेंगे तो बेटा हो गया तो 359, आपने दिए 7500 एक बार के लिए, तो 7500 माइनस 359 आप करेंगे तो बन गया 7141। तो अभी भी हमारा डिफरेंस रह गया 37 का। पर मुझे सोच के बताना, क्या वैसे हमने पांचों इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी 37 रुपीज देने होंगे? नहीं सर नहीं, अल्टीमेटली मतलब कहीं ना कहीं देखिए आपने राउंड ऑफ वगैरह किया, इंटरेस्ट रेट 5% दे रखा है, वो मतलब देर आर डिफरेंसेस छोटे मोटे राउंड ऑफ के, जिसका हम क्या करते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट में फर्क ले लेते हैं। ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सीधा डिफरेंस ले लेते हैं, किसका 7178 माइनस 7500 का, मतलब कि हम ये वैल्यू सीधा लिख देंगे 322। हम इसे लास्ट इंस्टॉलमेंट ले लेते ताकि ये वैल्यू भी कितनी आ गई सीधा 71, और मैंने लिख के क्यों काटा ताकि आपको बाद में पता रहे, और ये हो गया नील, क्योंकि जब सारे इंस्टॉलमेंट दे दूंगा फिर तो वैल्यू जीरो होगी ना बेटा। क्या मेरी बात समझ आई? मैं क्या कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए माय डियर स्टूडेंट, कि हमने क्या करना है लास्ट इंस्टॉलमेंट में बैलेंसिंग फिगर ले लेनी है, ताकि वो जो राउंड ऑफ वगैरह की वजह से फर्क पड़ रहा है, वो इंटरेस्ट रेट वगैरह जो निकल के आ रहे हैं उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट फर्क हो जाए।
सो हमारे पास बेटा अब हम इसका क्या कर लेते हैं, अपने टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं इंटरेस्ट का, और वो पता है कितना आएगा, 5 जारी आएगा। आप करके देखिए, 1625 प्लस 1331 प्लस 1023 प्लस 699 प्लस 322, तो वो आपके पास टोटल बेटा कितना आ गया हमारे पास, 5000, जो कि हमने अपने पास स्टार्टिंग में कहा था, जो कि हमने अपने पास स्टार्टिंग में बात बोली भी थी बिल्कुल, कि आपका आप देखिए जो इंटरेस्ट आपका बिल्कुल बेटा 5000 आ रहा है, जो हमने अपने पास कही थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट आपका बेटा कम होता जा रहा है, और वो हमेशा ही हमेशा होगा। देखिए प्रिंसिपल जो है आपके पास डियर, वो हो सकता है बराबर हो सकता है बराबर ना हो, पर आपका इंटरेस्ट हमेशा कम होता ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रिंसिपल देते रहेंगे आपका इंटरेस्ट कम होता ही जाएगा, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है बेटा, आपका इंटरेस्ट क्या होता जा रहा है, कम होता यहाँ पे जा रहा है। और जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल में बी इक्वल में नॉट बी इक्वल, जो हमने पहले 4 एग्जांपल्स करे, अगर आप देखेंगे हमने जो पहले 4 वहां पे ना प्रिंसिपल सेम था, प्रिंसिपल सेम था, तो उस केसेस में हो क्या रहा था, जो आपकी इंस्टॉलमेंट टोटल जा रही थी वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट थी, तो वेरी कर रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरेस्ट तो हर साल का क्या होगा, अलग ही होगा, क्योंकि वो कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रिंसिपल देंगे इंटरेस्ट कम होता जाएगा। पर यहां पे क्या था, आपकी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के सेम है, तो ऑब्वियसली बेटा इंटरेस्ट ने तो कम होना ही होना है, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे लगना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमेशा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे, तो जैसे आपने प्रिंसिपल दिया वैसे ही वो कम होता जाएगा, तो वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना। और टोटल मिला के आप कैसे में, अगर मैं आपसे बोलूं ना समथिंग नोन एज, कभी आपने सुना ईएमआई, आप घर वगैरह लोन लेते हैं, कार के लिए लोन लेते हैं, तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या आप ईयरली अपनी इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं, तो आप गूगल करके देख सकते हैं, आपने मान लीजिए 10 लाख का लोन लिया, आप मंथली किस्तें देना चाहते हैं या ईयरली कितने सालों का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां मान लीजिए आपकी किस्त निकल के आ गई 25,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब उसके अंदर क्या सेम होगा कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेम होगा, नहीं बेटा, आपके पास ऑब्वियसली इंटरेस्ट पहले के सालों में ज्यादा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ज्यादा है, जैसे जैसे प्रिंसिपल पे करते होगे वैसे वैसे इंटरेस्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, वो ये चीज आ रही है। और पता है हम इसको अपने पास क्या नाम देते हैं, हम इसको अपने पास नाम देते हैं बेटा फॉरवर्ड टेबल, हम इस टेबल को एक नाम देते हैं जिसका नाम है आपके पास बेटा फॉरवर्ड टेबल, जो हम अपने पास यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना। जहां पर आपके पास हमने क्या बात करी कि कैश प्राइस और इंटरेस्ट रेट गिवन था, इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से आप देखिए यहाँ पर आपके इस टेबल को हमने नाम दे दिया फॉरवर्ड टेबल, क्योंकि आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता है, इंटरेस्ट आपके पास जो है इंस्टॉलमेंट्स पता है, आपने टोटल नहीं पता कर लिया, और लास्ट में जाके आपके पास उसे बैलेंस फिगर हम दे देते ताकि वो मैच कर गया। सो ये वाला क्या हमें एग्जांपल समझ आया बेटा, जैसे मैंने पहले ही बोला था, अभी तो हमारे पहले 2-3 लेक्चर्स में सिर्फ हम अपने केसेस को समझ रहे, क्वेश्चन तो बहुत देर की बात है, अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे, अलग अलग केसेस में किस चीज का फर्क आ रहा है और उससे कैसे आपके पास फर्क पड़ता है, तो सिर्फ उसी को हमने समझना है। तो यहाँ पर इसे हमने नाम दिया फॉरवर्ड टेबल, इंस्टॉलमेंट सेम थी, इंस्टॉलमेंट सेम थी, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों वेरी करो, और इंटरेस्ट हमेशा ही हमेशा क्या होना है, कम होना है, चाहे प्रिंसिपल सेम हो या ना हो। तो ये वाला हमारे पास एग्जांपल इससे खत्म होता है, आपके पास ये वाला एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डियर। अब हम अपने पास चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, ठीक है ना, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम थोड़ा सा, भी हम अपने पास थोड़ा सा अभी और एक दो एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं, है आसान से, एक पर्टिकुलर अगले वाले से रिलेटेड है ना, इसके अंदर है काफी, इस टाइप के काफी है, बट मैं क्या करूंगा, हम अपने पास कुछ कर लेते हैं, मतलब इससे रिलेटेड सारे नहीं करेंगे ऑब्वियसली, हम अपने पास आज कुछ कर लेते हैं आज के इस लेक्चर में। तो केस नंबर सी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन हायर परचेज प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है बट कैश प्राइस गिवन नहीं है। बेटा अभी तक ना आपको कैश प्राइस गिवन था, अब यहाँ पे मैंने फर्क डाल दिया, अगला केस आ रहा है जहां पे कैश प्राइस ही नहीं पता, यहाँ पे कैश प्राइस ही नहीं पता। तो एग्जाम्पल देखते हैं, डाउन पेमेंट है 20% की, बैलेंस 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है 280, 260, 240 एंड 220, और इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, बताइए कैश प्राइस कितना है। तो मेरा सवाल आपसे एक ये आया छोटा सा, पहला तो बेटा ये इंस्टॉलमेंट्स दे रखे, तो ऑब्वियसली ये विद इंटरेस्ट है, विद इंटरेस्ट है, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप इसे ही बोल दो कि विदाउट इंटरेस्ट है, फिर तो इन सारों को ऐड करोगे तो कैश प्राइस हो गया ना। तो obviously these are including interest, these are installments. Now the problem which comes is, can you make the forward table? The answer is no, जो हमने पिछले में किया, क्योंकि आपको कैश प्राइस ही नहीं पता, मतलब you don't know that value of x, let's say कैश प्राइस, क्योंकि उसी का 20% माइनस होगा, और उसकी जो वैल्यू बचेगी उसी पे पहले साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस केस में जब कैश प्राइस ही नहीं पता, जब कैश प्राइस ही नहीं पता,
हमारे पास एक चीज बनती है जिसका नाम हम देने जा रहे हैं बैकवर्ड टेबल, जिसका नाम हमने क्या दे दिया बेटा, बैकवर्ड टेबल दे दिया। और जैसे मैंने कहा चीजें नहीं है, न्यू चीजें है, स्टार्टिंग में थोड़ी अजीब लगती है, प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। तभी इस वाले के तो एग्जाम्पल के, हम इस वाले टाइप के तो ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे, टोटल में 5 एग्जाम्पल्स करेंगे हम इसके। तो यहाँ पे अभी कैसे बनता है एक बार समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। हम पूरा बारीकी से डिटेल में समझेंगे। मैं पहले एक बार टेबल बनाता हूँ, 1-2 सालों की इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, फिर हम समझेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास ईयर ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट नंबर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड, इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस इंस्टॉलमेंट। देन मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट, ठीक है ना। और फिर मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगिनिंग। फर्स्ट टाइम है चीजें तो थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें आसान हो जाती है। तो हम बेटा इसमें रिवर्स में लिखते हैं, टोटल 4 किस्से, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 4 3 2 1। हम रिवर्स आ रहे, तभी नाम क्या था, बैकवर्ड टेबल। अब बेटा आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड है, जब मैं सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दूंगा, सोचकर बताइए क्या मेरे को पार्टी को कोई और पैसे देने होंगे, नहीं। तो ये नील आ गया। मैंने सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी बेटा, दी 220 की। सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 220 की। तो मैं यहां लिख दूंगा 220। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये बन गया 220, ये बन गया 220। एक वैसे जनरल बात कर रहा हूं, मैंने मैंने चौथी जो इंस्टॉलमेंट थी वो 220 की दी थी चौथे साल के अंत में। क्या उसके अंदर चौथे साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्या उसके अंदर चौथे साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यस। मैंने पार्टी को 220 दी और मैंने कहा जी हमारा खत्म हो गया जो एज पर एग्रीमेंट था, क्या उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यस, चौथे साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं कहूं मेरा चौथे साल के ओपनिंग में मैंने पार्टी को एक्स रुपीज देने थे, चौथे साल के ओपनिंग में एक्स रुपीज देने थे। अब मेरा इंटरेस्ट रेट है 10%, तो वो एक्स पे 10% लगा होगा, तो 0.1x हो गया। तो मैं ईयर एंड पे टोटल उसे कितना दे रहा हूं, x प्लस 10% ऑफ एक्स, दैट इज 1.1x, ठीक है ना। अब जो मेरी ये वैल्यू 220 है, क्या मेरे को इस पे 10% लगाना चाहिए या इसके अंदर 10% पहले से जुड़ा हुआ है। बात समझने की कोशिश करिए बेटा, ये चौथे साल के अंत में 220 दे रहा हूं, इसके अंदर चौथे साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो मैं इस पे थोड़ी ना इंटरेस्ट लगाऊंगा, इसके अंदर से इंटरेस्ट को अलग करूंगा, इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो अगर मैंने ओपनिंग में 100 रुपए देने थे चौथे साल के, तो 10 रुपए का इंटरेस्ट लग के ये 110 रुपए है। और अगर 110 रुपए में से 110 रुपए में से 10 रुपए अलग करने, तो क्या करूंगा, बिल्कुल सही बात सर, आप करेंगे जो ये वैल्यू आ रही है इनटू 10/110, 10/110। तो आप क्या करेंगे, 220 पे 10/110 किया तो कितना आ गया, 20,000। तो बिगिनिंग का बैलेंस कितना हो गया, इसको माइनस कर देंगे बेटा 2 लाख। अभी सारी चीज समझ आ जाएगी जैसे ही आपके पास ये अपने पास पूरा करा दूंगा। तो ये आपके पास आया बेटा आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड 2 लाख पिछले साल के अंत में। फिर मैंने दिए 240, टोटल हो गया ऐड करके 440। अब 440 में 10/110 क्या, तो आ गया 40,000 और ये बन गया 4 लाख। समझते हैं अपने पास दोबारा से, मैंने क्या बोला, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये जो डी है दिस इज पहले तो बी प्लस सी, और ये जो ई है ये डी इंटू 10/110। द रेट वॉज बिकॉज 10%, तो 10/110 हो गया। रेट अगर 20 होता तो 20/120 होता, 5 होता तो 5/105 होता बेटा, ठीक है ना। और ये आ गया एफ, और एफ क्या बेटा, डी माइनस ई।
सो हम रिवर्स में चल रहे हैं, अब 4 लाख हो, अब कितना है 260, ये हो गया 660 टोटल। उस पर 10 में 110 करेंगे तो बेटा कितना हो गया 60,000, आसान वैल्यूज है। ये कितना आ गया 6 लाख। हाँ जी, अगले साल का मेरा क्या आ गया, ये 6 लाख, 280, 8,80,000, 80,000 और 8 लाख। मेरी वैल्यूज बड़ी आसान से चल रही है, यहाँ पे कोई भी बेटा चीज़ जो है वो डेसिमल में नहीं आ रही है, इसके साथ बड़ी आसानी से यहाँ पे कंप्यूटेशन हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारे पास ये वाली चीज़ एक बार के लिए कंप्लीट, एक बार ये वाला चीज़ हो गई, ठीक है ना। एक बार आप सीधे तरीके से देखिए, पहले साल डाउन पेमेंट देने के बाद मैंने पार्टी के 8 लाख रुपए देने थे, तो पहले साल का इंटरेस्ट तो पूरे 8 पे लगेगा ना, तो मैंने 8 लाख पे 10% इंटरेस्ट लगाया, कितना हो गया 80,000। मैंने साल के अंत में कितने दिए पार्टी को 280। अब 280 के अंदर अगर वैसे बात करूं 80,000 का इंटरेस्ट है और 2 लाख का प्रिंसिपल है, क्योंकि 80,000 साल के, तो कितना बच गया देना 6 लाख। अब अगले साल 6 लाख पे कितना लगा 60,000, टोटल देना हो गया 660, दिए 260। उस साल का कितना है 2 लाख प्रिंसिपल, 60,000 इंटरेस्ट, बच गया 4 लाख। 4 लाख पे 40,000 इंटरेस्ट, 240 दिया, बच गया 2 लाख। 2 लाख पे 20,000 इंटरेस्ट बना, 220 दिया और क्लोज हो गया। ये चीज समझ कब आई, जब पूरा बन गया। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसीलिए रिवर्स टेबल आ रहा है। और ऐसा फ्रंट टेबल क्यों नहीं बना सकते फॉरवर्ड, कैश प्राइस ही नहीं पता बेटा, तो उल्टा निकालते हुए आ रहा है। और यहाँ पे इसलिए जरूरी हो जाता है रेट ओवर 100 प्लस रेट करना, बहुत जरूरी होगी ये बात हमारे लिए, रेट ओवर 100 प्लस रेट करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या 8 लाख मेरा कैश प्राइस है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था सर कैश प्राइस बताइए, बेटा 8 लाख कैश प्राइस नहीं है। 8 लाख कैश प्राइस, 8 लाख बैलेंस कैश प्राइस, डाउन पेमेंट क्या, डाउन पेमेंट भी है 20%, तो क्या 8 लाख में 20% ऐड कर दूं, 8 लाख का 20%, नहीं, फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि 8 लाख तो 20% माइनस करने के बाद है, देयर मस्ट बी सर्टेन वैल्यू एक्स। अभी तक ध्यान दो, डाउन पेमेंट किस पे लगाते हो, जो टोटल कैश प्राइस होता है, ये तो बचा हुआ है। तो बेटा अगर आप अपने पास देखें, यहां पर हमारे पास मान लीजिए कि लेट कैश प्राइस इक्वल टू एक्स, तो डाउन पेमेंट कितनी होगी 0.2x, क्योंकि 20% है, तो x माइनस 0.2x इज इक्वल टू 8 लाख, तो यानी कि 0.8x आपके पास 8 लाख हो गया। तो मैं अपने पास कह सकता हूं कि x इक्वल टू 8 लाख डिवाइड बाई 0.8 इज इक्वल टू 10 लाख, इज इक्वल टू 10 लाख। तो बहुत ही आपके पास ये वाला आसान जो हमने बैकवर्ड टेबल वाला मैंने अभी कराया, और अभी तो इसके बहुत एग्जांपल करने, सो डोंट वरी। सिंपली देखिए 10 लाख था, 20% हमने डाउन पेमेंट करी, तो बचा आपके पास 2 लाख देने के बाद 8 लाख। पहले साल का 80 इंटरेस्ट लगा, हमने दिया 280, बचा 6 लाख। 6 लाख पे 60,000 लगा, 10% इंटरेस्ट आपका 660, 260 दिया, बचा 4 लाख। 4 लाख पे आपका 40,000 इंटरेस्ट लगा, 440 हो गया, 240 दिया, बचा 2 लाख। लास्ट ईयर 20 का इंटरेस्ट लगा, 220 देके कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही आसान है, पर ऑब्वियसली रिवर्स टेबल आपका लग रहा है, जैसे मैंने कहा अभी तो हमारे पास इसके बहुत एग्जांपल बेटा करने हमने, सो डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और कर लेते हैं आज का, बस आखिरी, और नहीं पढ़ाऊंगा आज। आज हम अपने पास इसका लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 माई डियर, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, और डाउन पेमेंट है बेटा 5,000, बैलेंस 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है 5,000 ईच की, हम 5,000 देंगे 3 साल में, ठीक है ना, हर साल बराबर। इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, बताइए कैश प्राइस। तो मैं टोटल में पता है पार्टी को कितने दे रहा हूं, 5,000 3 बार 15,000 प्लस डाउन पेमेंट 5,000, 20,000, पर वो टोटल हायर परचेज प्राइस है, मुझे तो कैश प्राइस बताना। इस 5,000 के अंदर मेरा इंटरेस्ट उन सालों का जुड़ा हुआ है, तो हमारा बैकवर्ड टेबल बनेगा, क्योंकि देखो कैश प्राइस नहीं गिवन, तो हमने बैकवर्ड टेबल से आना है। कैश प्राइस नहीं पता तो बैकवर्ड टेबल से आना है। तो हमारे कुछ कॉलम्स थे, जैसे कि ईयर, पब्लिक इंस्टॉलमेंट नंबर,
आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगिनिंग जी, ठीक है ना। नाउ हमारे पास 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो रिवर्स आनी है 3 2 1। बेटा जब सारी इंस्टॉलमेंट दे देंगे तो क्या कुछ बचेगा देना? नहीं बेटा, जीरो आएगा ये तो हमेशा ही रिवर्स टेबल में। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 5,000 की है, सारी ही 5,000 की है, तो टोटल कितना हो गया? 5,000। क्या इस 5,000 के अंदर तीसरे साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? हाँ जी सर, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कितना बेटा? सर 5% जुड़ा हुआ है। तो यानी कि अगर ओपनिंग वैल्यू 100 होगी तो ये 105 है, तो इसमें से 5 कैसे अलग करूं? सर 5/105 कर दीजिए, तो जो वैल्यू है उसका इंटू 5/105 कर दीजिए, तो 5,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, 238। हम बेटा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी कर देते हैं, ठीक है ना। तो 5,000 में से 238 माइनस किया तो कितना आ गया? 4762। तो 4762 5,000 कितना हो गया? 9762 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, 464.87, तो 465 लिख देते, ठीक है ना। 9762 डिवाइड माइनस 465, 9297, 5,000 कितना हो गया? 14297 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, 681, 1429, 680.8 था ना बेटा, इसलिए 681 लिख दिया। कितना आ गया? 13616, 13616। यार मैं हेडिंग्स में आपके फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इज ई इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 105, दिस इज एफ डी माइनस ई। हम 5,000 हर साल दे रहे हैं, वही जैसे मैंने ईएमआई वाली बात की बराबर है, बट ऑब्वियसली उसके अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपके पास अलग अलग हो गया ना हर साल में, तो वो फर्क आ गया। पर क्या ये मेरा फाइनल आंसर नहीं बेटा? डाउन पेमेंट भी है 5,000 की, तो मेरा जो फाइनल कैश प्राइस होगा वो कितना होगा? 13,616 में 5,000 रुपये ऐड हो गए, और तो कितना हो गया? 18,616। कितना हो गया? 18,616 मेरा टोटल हो गया बेटा, जो आपका कैश प्राइस है, ठीक है ना। तो आपका टोटल इंटरेस्ट जो अल्टीमेटली 20,000 हायर परचेज प्राइस था और ये कैश प्राइस, दोनों का डिफरेंस ये इंटरेस्ट है। यार मैंने आपको पहले ही बात बोली थी बेटा, इंटरेस्ट हमेशा कम होता जाएगा, तो सबसे पहले साल का सबसे ज्यादा रिवर्स ऑर्डर में ना, फिर कम फिर कम, ये तो बात पक्की पक्की है। प्रिंसिपल may or may not be equal in every installment, but the interest always is basically in a declining order. इंटरेस्ट हमेशा कम होता ही जाएगा, जितने भी हमने एग्जांपल्स में ये बात तो पक्की है, क्योंकि जैसे ही आप प्रिंसिपल दोगे अगले साल का इंटरेस्ट तो कम हो जाएगा, इसमें कोई तो दो राहे की बात ही नहीं है, डाउट की बात ही नहीं है। सो ये हमने अपने पास बात करी। अभी जैसे मैंने कहा, हम अभी अपने पास अगला केस कर रहे हैं जहां पर हमारे को कैश प्राइस ही नहीं पता, तो हम अपने पास क्या बना रहे बेटा? रिवर्स टेबल, जिसका नाम हमने दिया हुआ है बैकवर्ड टेबल। तो हमने अपने पास जो आज डिस्कशन करी, लेट मी एक बार के लिए कंक्लूड करें। हमने अपने पास बात करी हायर परचेज चैप्टर में, चीजों को लेके कॉन्सेप्ट को समझा। हमने कहा हायर परचेज टर्म्स जो है, खरीदने वाली पार्टी उसे हायर परचेजर बोलते हैं, जो दे रहा है हायर वेंडर। जिस प्राइस पे आज एसेट मिल रहा है कैश प्राइस, जो आज ही अमाउंट दे दिया एग्रीमेंट के समय डाउन पेमेंट, बाकी बन की इंस्टॉलमेंट जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, जो टोटल में पैसा देते हैं उसे क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज के अंदर ओनरशिप आज नहीं आती, सारे इंस्टॉलमेंट देने के बाद आती है, पर अगर हम डिफॉल्ट कर देंगे तो पार्टी के पास राइट है पूरा रिपोजेस करने का, वापस लेके जा सकता है वो, ठीक है ना।
और साथ के साथ क्या डेप्रिसिएशन मिलती है? यस, क्योंकि ये AS90 मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी कि ये फाइनेंस लीज के उसमें आता है कंडीशंस के अंदर, तो इसलिए आपके पास इसमें डेप्रिसिएशन अलाउ करी जाती है लेसी को, ठीक है ना। आप वैसे इसे अपने पास जो है बेसिक क्लास में जब पढ़ते हैं समथिंग उन्होंने सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात करते हैं, रियलिटी ओवर लीगैलिटी, तो वो लीगल ओनर नहीं है पर उसे ओनर माना जा रहा है, जिसकी वजह से उसे डेप्शन मिल जाएगी जब हम अकाउंटिंग करेंगे। एक इंस्टॉलमेंट परचेज है जहां पे ओनरशिप फर्स्ट डे आ जाती है, ठीक है ना, हमने कहा था। और अगर वहां पे पैसे नहीं देता तो उस केस के अंदर दूसरी पार्टी के पास राइट टू स्यू है, ठीक है। देन हमने अपने पास बेटा अलग अलग एग्जाम्पल्स ही करे, ये हमने अपने पास टर्म्स पढ़ी और मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन कराया, वो हमने चीजें पढ़ी। इस चार्ट पे मैं अपने पास बाद में आऊंगा। हमने अपने पास बेटा केसेस करे अलग अलग। पहला केस बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल, सेकंड में कुछ आपके पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली का रेलिवेंस था, वो समझा तो इफेक्टिव रेट निकाला। थर्ड केस में इंस्टॉलमेंट ही हाफ ईयरली थी, वो बात करी हमने, तो ऑब्वियसली 6 महीने का इंटरेस्ट लगा। नेक्स्ट केस में ऑब्वियसली वो जो केस 1 की तरह ही था कि जो 15,000 आपके पास इंस्टॉलमेंट थी उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं था, तो ऑब्वियसली नॉर्मल हो गया। अगले केस में फर्क आया फॉरवर्ड टेबल, क्यों? क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो हमने सीधा करके टेबल बनाया। ये हम अपने पास आगे भी क्वेश्चंस में करते हैं अपने पास और प्रैक्टिस करेंगे, सो डोंट वरी। आपने सिर्फ इस चीज को देख के आना है, जो मैंने चीजें बताई अपने पास बिफोर द नेक्स्ट क्लास, आपने अभी होमवर्क ऐसा नहीं है पर ये जरूर है इसको देखना जरूर है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि अगली क्लास से पहले, लेक्चर से पहले आपका कॉन्फिडेंस बेटा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास हमने बात करी जहां हमने सीधा टेबल बनाया, क्योंकि देखो इंटरेस्ट तो हमेशा बैलेंस कैश प्राइस पे लगना है, तो एक सीधा टेबल बना दिया। पर अगर कैश प्राइस ही नहीं दिया, इंटरेस्ट रेट गिवन था, तो हमने एक बैकवर्ड टेबल बनाया जिससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स करे, क्योंकि आपको उल्टा आना पड़ेगा। तो यही सारी बातें हमने अपने अपने पास करी जी इस लेक्चर के अंदर। अब आज का लेक्चर हम यहीं पे बेसिकली खत्म करते हैं, ठीक है ना। सो आपके लिए होमवर्क में इफेक्टिवली क्या है, जो हमने किया आज के लेक्चर में उसे एक बार जस्ट पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। हम अगले अपने पास लेक्चर में बाकी एग्जाम्पल्स भी करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद जाके हम अपने पास क्वेश्चंस वगैरह पे आएंगे, ठीक है ना। सो विद दिस टेक केयर स्टूडेंट एंड बाय बाय।